नमस्कार। 10th क्लास। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसमें शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है तीसरे क्षेत्र से क्या अभिप्राय है और तीसरे क्षेत्र का विकास ज़्यादा होने के क्या कारण है। हमने लेसन में पढ़ा था कि तीसरे क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। तो तीसरे क्षेत्र के बारे में हमने कई बार पढ़ा है कि तीसरा क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है, वस्तुओं के उत्पादन में मदद करता है पहले और दूसरे क्षेत्र की, जिसमें हमने पढ़ा बैंकिंग, संचार, व्यापार, परिवहन। इसमें वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है तीसरे क्षेत्र में। तीसरा क्षेत्र तीसरे क्षेत्र में वृद्धि होने के कई कारण हैं। जैसे कि पहला बताया इसने कि किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, डाक व्यापार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा, इन चीज़ों की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऑटोमेटिक जब इनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, स्कूल ज़्यादा चाहिए, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, बीमा। जनसंख्या बढ़ेगी तो इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी। अब ये चीज़ें अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब तीसरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो कहता है इन चीज़ों की आवश्यकताएँ बढ़ रही है। दूसरा, कृषि उद्योगों के विकास में, अब कृषि उद्योग का विकास होगा तो ऑटोमेटिक तीसरे का विकास होगा, क्योंकि कृषि उद्योगों का विकास होगा तो परिवहन के साधन, व्यापार, भंडारण की सेवाओं की मांग बढ़ेगी। तो ये तीसरे में आ गए। तो पहले और दूसरे का विकास होगा तो तीसरे का होगा। तीसरा, अब जैसे जैसे देश तरक्की करेगा लोगों की आय बढ़ेगी। अब लोगों की आय बढ़ेगी तो कुछ सेवाएं जो आय पर ही निर्भर होती है, जैसे बढ़िया होटल है, पर्यटन स्थल है, शॉपिंग मॉल है, निजी हॉस्पिटल है, निजी स्कूल है, इनकी मांग कब बढ़ती है? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग चाहेंगे कि हम अच्छे होटलों में खाना खाएं, पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जाएं, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाएं, निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं, निजी विद्यालय में अपने बच्चे पढ़ाएं। तो ऑटोमेटिक लोगों की, अगर देश तरक्की करेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो लोग ये चीज़ें चाहेंगे। तो इसलिए ये कह रहा है, तो देश तो विकास करेगा, वो जो देश तरक्की करेगा उस देश में लोगों की आय तो बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो इन चीज़ों की मांग धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, पिछले 30 सालों में तीसरे क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हुआ है। ये बात हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये बात पढ़ी है हमने कि पिछले 30 सालों में तीसरे क्षेत्र का विकास ज़्यादा हुआ है। वही कारण इसने यहाँ पूछ ली है, जिसमें पहला पॉइंट तो वो सेम वो पहले वाला है भाई, ये चीज़ें ना, ये तो बुनियादी सेवाएं हैं, इनकी तो जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी तो मांग बढ़ेगी, ऑटोमेटिक मांग बढ़ेगी तो इनकी संख्या बढ़ेगी। दूसरा, कृषि उद्योगों का हमने इस ऊपर वाले में पढ़ा, सेम वही है भाई, इन कृषि उद्योग विकास करेंगे ना इनकी मांग बढ़ेगी। तीसरा, आय बढ़ेगी, सेम होगा वो है। एक चौथा इसमें दे दिया सूचना व संचार के साधन। तो ऑटोमेटिक उद्योग तरक्की करेंगे, कृषि तरक्की करेगा तो सूचना व संचार के साधनों की भी तरक्की होगी। आज ये चीज़ें अपरिहार्य, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, आज ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है। ये इन चीज़ों का विकास हो रहा है तो इसका मतलब सेवाओं का मतलब तीसरा क्षेत्र विकास कर रहा है। ऊपर वाला नहीं, क्वेश्चन सेम है। उसके बाद अगला है, भारत में पाए जाने वाले सामान्य बेरोजगारी। सामान्य बेरोजगारी में जैसे कहता भाई, एक तो दृश्य बेरोजगारी जो हम गांव में देखते हैं, एक खुली बेरोजगारी है, एक अदृश्य है, एक छुपी हुई बेरोजगारी भी है। तो शहरों में, गाँव में, हर जगह हमें हर प्रकार की बेरोजगारी है। खुली बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, दृश्य बेरोजगारी है, हर प्रकार की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। सरकार द्वारा चलाए गए
दो रोज़गार सृजन कार्यक्रम, रोज़गार बढ़ाने के लिए जो सरकार ने कार्यक्रम चलाए, जैसे ग्रामीण श्रमिक कार्यक्रम कि श्रमिकों को नियमित रोज़गार देने के लिए, जैसे नरेगा वाला हमने पढ़ा था। उसके बाद समन्वित सूखा भूमि विकास क्रिया कि जहाँ पर सिंचाई के साधन कम हैं वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाना है, उस मिट्टी का संरक्षण करना है, क्योंकि अगर कृषि का विकास होगा तो ऑटोमेटिक रोज़गार भी बढ़ेगा। परछन व तकनीकी बेरोजगारी क्या है? परछन तो हमने कई बार पढ़ ली, जिसमें कार्य करने के लिए जितने व्यक्ति चाहिए उससे ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन जैसे इसने उदाहरण दिया, 1 हेक्टेयर भूमि में 8 व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन 12 लगाते तो भी उत्पादन उतना ही होता है। तो इसका मतलब 4 व्यक्ति लगाने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो 4 व्यक्ति हटा भी दे तो भी उत्पादन उतना होना है, तो वो 4 व्यक्ति तो बेरोजगार हैं, लेकिन काम में लगे हुए हैं तो हम सोचते हैं वो रोज़गार कर रहे हैं, तो वह अदृश्य बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी कहलाती है। उसके बाद टेक्निक बेरोजगारी, जो बेरोजगारी तकनीक ने पैदा की। जैसे पहले कोई काम 10 आदमी करते थे, अब कंप्यूटर आने से वो सारा काम एक कंप्यूटर कर देता है। उस कंप्यूटर को चलाने में अब एक ही आदमी चाहिए, तो उस कंप्यूटर ने 9 आदमियों का रोज़गार छीन लिया। तो इसका मतलब वो 9 व्यक्ति बेरोज़गार किसके कारण हुए? उस टेक्निक के कारण। अगर वो टेक्निक नहीं आती तो वो 9 व्यक्ति बेरोज़गार नहीं होते। तो इसलिए कहता है जो टेक्निक के कारण बेरोज़गारी आती है उसको हम तकनीकी बेरोज़गारी कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो हमारा कानून है, नरेगा वाला, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2005 में तो वैसे ये कानून बन चुका था। 2006 में इस कानून को पहली बार लागू किया गया, और इस कानून में ये था कि जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो पहले उन परिवार में से एक व्यक्ति को 100 दिन रोज़गार की गारंटी दी गई, और अगर सरकार रोज़गार उपलब्ध नहीं करवा पाई तो उन लोगों को घर बैठे बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। उनसे काम क्या करवाए जाएंगे, ये बात पहले भी हमने कई बार पढ़ चुकी है। उनसे ऐसा काम करवाया जाए जिससे आगे आने वाले समय में कोई उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती हो। जैसे मैंने आपको नहरों की सफाई का बताया था, गांव के अंदर जोड़ आदि होते हैं, तालाब आदि होते हैं, उनकी खुदाई का बताया था, ताकि पानी हम ज़्यादा इकट्ठा कर सकें। तो उनसे ऐसे काम करवाए जाएंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 8वां, सकल घरेलू उत्पाद GDP एवं रोजगार की दृष्टि से तीसरा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की समृद्धि की तुलना करो। तो हमने देखा कि भारत में आधे से ज़्यादा लोग पहले क्षेत्र में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं, जबकि कृषि का पहले क्षेत्र का हमारी GDP में योगदान है 3/4 यानी कि 25%। सकल घरेलू उत्पाद में पहले क्षेत्र का योगदान है 1/4, और पहले क्षेत्र में लगे हुए कितने? आधे लोग लगे हुए हैं दूसरे और तीसरे में, जबकि दूसरे तीसरे का GDP में योगदान है 75%। जो वे काम में तो आप 50%, कृषि में GDP में योगदान कृषि का 25%, 50% दूसरे तीसरे में, GDP में योगदान 75%। लेकिन तीसरा क्षेत्र रोजगार कम लोगों को दे रहा है। 1973 से 2003 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन 8 गुना बढ़ा, लेकिन रोजगार कितना गुने बढ़ा? 2.5 गुना बढ़ा। तीसरा क्षेत्र ने 11 गुना ज़्यादा तरक्की की, रोजगार कितने गुने बढ़ाई? 3 गुना। तो जिस गति से वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं दूसरा और तीसरा क्षेत्र, उस गति से रोजगार उस क्षेत्र में नहीं बढ़ रहा है। तीसरा क्षेत्र का GDP में अपना हिस्सा बढ़ाने में कामयाब रहा, 11 गुना अपना हिस्सा बढ़ाया है, लेकिन रोजगार देने में पहले और दूसरे से पीछे है। तो जिस गति से विकास कर रहा है उस गति से रोजगार नहीं बढ़ रहा है। भारत में विकास प्रक्रिया से GDP में तीसरे क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, इस कथन से सहमत है। ये मैंने ऊपरी प्रश्न पढ़ लिया।
वास्तव में तीसरा 1950 में तीसरे क्षेत्र का योगदान कितना था? 28.5। 2003 में तीसरे क्षेत्र का योगदान बढ़कर हो गया लगभग 52%, यानी कि डबल के आसपास। 1973 से 2003 के बीच तीसरा क्षेत्र का उत्पादन 11 गुना बढ़ा। लेकिन वही बात अगर रोज़गार की दृष्टि से देखें तो रोज़गार 3 गुना बढ़ा। इसके अंदर रोज़गार अभी भी पहला क्षेत्र ज़्यादा दे रहा है। इसका कारण यह कि तीसरा क्षेत्र में सभी सेवाओं में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। तीसरे क्षेत्र कुछ भागों में तो महत्व बढ़ रहा है। तो तीसरे क्षेत्र का जीडीपी में वास्तव में हिस्सेदारी अवश्य बढ़ी है, लेकिन वास्तव में रोज़गार के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कृषि में हमने देखा % बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसको रोकने के लिए क्या करें? तो कृषि में हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं, उनमें से काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं। जो % बेरोज़गारी कृषि में मिलती है, उसके लिए एक तो कृषि श्रमिकों को सही ढंग से परिभाषित किया जाए, उनको सही ढंग से बताया जाए वे कैसे आपको काम करना है, कितने व्यक्ति आप इस काम में काम करोगे तो ये काम हो जाएगा। तो उस एक तो कृषि श्रमिक वास्तव में कैसे काम करे, कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, ये उनको बताना ज़रूरी है। दूसरा, कृषि पर जो आश्रित उद्योग है ना, जैसे चीनी उद्योग है, वो गांव के आसपास ही लगने चाहिए ताकि गांव के लोगों को उन कारखानों में काम मिल सके। तीसरा, शहरों में की तरह गाँव में भी ग्रामीण रोजगार केंद्र स्थापित, जैसे शहरों में होते हैं रोजगार केंद्र, जहाँ पर जो बेरोज़गार व्यक्ति अपना नाम दर्ज करवा देते हैं और फिर कभी कोई रोज़गार आता है तो वो जो रोज़गार केंद्र के सदस्य होते हैं वो उसको सूचित कर देते हैं। ऐसे कहते हैं गाँव में भी रोज़गार केंद्र स्थापित हो। गांव में जो कृषि के अलावा पशुपालन है, मुर्गी पालन है, रेशम पालन है, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि किसानों को केवल कृषि पर निर्भर ना रहना पड़े, कृषि के अलावा भी उनको अतिरिक्त आय का साधन मिल सके। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, तभी हम गांव में बेरोज़गारी को समाप्त कर सकते हैं।